डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पहली वीडियो में हमने कविता उत्साह का भावार्थ ग्रहण किया था। अब हम निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है का भावार्थ ग्रहण करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, वह कविता भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की थी और यह दूसरी कविता भी जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, यह भी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इनके बारे में हम जानकारी अपनी पहले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपनी कविता अट नहीं रही की। अट नहीं रही की कविता जो है वो आपकी बसंत ऋतु फागुन मास से संबंधित ली गई है। जैसा कि आप सबको विदित है कि आपका फागुन मास और बसंत ऋतु जो हैं, इसमें प्रकृति जो होती है वह अपनी चरम सीमा पर होती है, अर्थात उसका सौंदर्य जो है वह चारों ओर ही पसरा हुआ होता है, जो चाह कर भी हमारी आँखों में समा नहीं पाता है। तो यहाँ इस प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा प्रकृति की उसी सुंदरता का विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है कि चारों ओर ही प्रकृति का यौवन रूप उन्हें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कवि जो है वह इस प्रकृति की सुंदरता पर मोहित हो रहा है। तो आपकी कविता की बात करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है सट नहीं रही है, पट नहीं रही है। तो हम अब बात करते हैं काव्य पंक्तियों के भावार्थ की। आपकी पहली पंक्ति है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कवि के द्वारा इस प्रस्तुत कविता में फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है और फागुन मास में ऋतु कौन सी होती है? बसंत। और बसंत ऋतु में बच्चों प्रकृति जो है अपने यौवन रूप में होती है, अर्थात चारों ओर ही प्रकृति का दृश्य बहुत ही मनोहारी होता है। प्रकृति का प्रत्येक उपादान अपनी जो है चरम सीमा पर होता है, अपने यौवन पर होता है और अपनी सुंदरता को चारों ओर बिखेर रहा होता है। इसलिए कवि कह रहा है कि जो प्रकृति है वह इतनी अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है कि अट नहीं, अर्थात समाई से भी समाई नहीं जा रही है। जब आपके द्वारा अत्यंत पेट भरकर खा लिया जाता है तो उसमें आपके और खाने की हिम्मत नहीं रहती। आप कहते हैं कि अब इसमें और खाना नहीं समा पाएगा। उसी प्रकार कवि यहाँ पर प्रकृति की बात कर रहे हैं, उसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं कि प्रकृति की सुंदरता जो फागुन मास में इतनी अत्यंत बढ़ चढ़ गई है कि वह समाई से भी समाई नहीं जा रही है। चारों ओर के दृश्य जो हैं वो इतने मनोरम हैं, इतने मनोहर हैं, इतने अनूठे हैं, इतने निराले हैं कि आभा जो है, आभा अर्थात उसकी शोभा, उसकी चमक, फागुन, फागुन मास, उसका तन अर्थात जो उस समय उसका जो शरीर किस प्रकार का होगा कि उसकी ऋतु के अनुसार कि जो चारों ओर का वातावरण है वह इतना अत्यंत मनोरम हुआ है कि जिसके कारण जो कवि कहना चाह रहा है कि वह समाये से भी समाया नहीं जा रहा है दृश्य, अत्यंत सुंदरता चारों ओर फैली हुई है। आगे कवि कहता है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात चारों ओर ही फूलों से है प्रकृति घिरी हुई है। फूलों के खिलने के कारण जो चारों ओर का वातावरण जो है वह अत्यंत सुगंधमय हो गया है। इसलिए कह रहे हैं कवि कि जहाँ भी वो सांस ले रहे हैं तो घर घर को खुशबू से भर रहे हैं। घर घर जो है वो सुंदरता के कारण, जो घर घर हैं वो उनके सुगंधित वातावरण के कारण, उनकी सुगंध के कारण जो है चारों ओर ही भरे हुए हैं। तो जहाँ भी सांस ले रहे हैं वहीं से ही फूलों की सुंदर मनोरम अनूठी खुशबू आ रही है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, अर्थात
मात्र मानव जीवन ही इससे अछूता नहीं है या इससे वह प्रभावित नहीं है, अपितु प्रकृति के अन्य जीव भी प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर उसका पान करने के लिए चाहते हैं कि एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी से तीसरी डाल उड़कर हम नभ में चारों ओर से इस प्रकृति के सौंदर्य का पान कर सकें। इसलिए कवि कह रहा है कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कि विवश कर रहे हो कि ये प्राणी जगत भी उड़ उड़कर इस सौंदर्य का पान कर सके। उसके उपरांत कवि का कहने का तात्पर्य है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अर्थात जिस प्रकार जब आपके समक्ष आपका पसंदीदा, आपका प्रिय धारावाहिक चल रहा हो या फिल्म चल रही हो और माता पिता के बुलाने पर भी आपकी आंख वहाँ से हटती नहीं है, आपको पता ही नहीं लगता कि आपके माता पिता आपको खाने के लिए बुला रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य है कि आँख मैं इनसे हटाना चाह रहा हूँ कि बहुत पान कर लिया, मेरी आँखों ने बहुत सौंदर्य देख लिया इस प्रकृति का, इस फागुन मास के तन का, परंतु मैं हटाना चाह रहा हूँ, परंतु फिर भी वह इतनी बंधी हुई है, इतनी बाध्य हुई है कि चाह कर भी मैं उनको हटा नहीं पा रहा हूँ। वो इस प्रकृति के सौंदर्य का बार बार पान करना चाह रही हैं। आगे का दृश्य बता रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कि चारों ओर का वातावरण, चारों ओर की प्रकृति इतना सुंदर रूप लिए हुई है कि सब वृक्ष, पेड़ पौधे सब कुछ ही किससे लदे हुए हैं, अपने पत्तों से लदे हुए हैं। तो जो कहीं हरे हैं तो कहीं लाल हैं, अर्थात चारों ओर ही जो वातावरण है वो अत्यंत हरियाली से भरा हुआ है, अत्यंत सुंदरता से भरा हुआ है। आगे कवि का कहने का तात्पर्य है कि कहीं पड़ी हैं उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, कि चारों ओर की प्रकृति जो है वह अपना यौवन रूप धारण करने के उपरांत, हरे पत्ते आने के उपरांत, किसी के लाल पत्ते आने के उपरांत जो पेड़ हैं वो पेड़ अपने पत्तों से लदे हुए हैं। उन लदे हुए पत्तों के उपरांत कहीं उनके हृदय में मंद मंद गंध देती पुष्पमाल अर्थात फूलों की माला से भी वो घिरे हुए हैं। उसके उपरांत कह रहे हैं पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, कि चारों ओर पाट पाट अर्थात चारों ओर की जो सुंदरता है, शोभा है, वह पट नहीं रही है, समाई से भी समाई नहीं जा रही है। अर्थात चारों ओर का वातावरण ही इतना मनोरम, इतना सुंदर, इतना अनूप, इतना आँखों को आकर्षित करने वाला है कि चाहकर भी कवि उनसे अपनी आँख हटा नहीं पा रहा है, उनको देखे बिना नहीं रह पा रहा है। इसलिए वह कह रहा है अट नहीं रही है, पट नहीं रही है, सट नहीं रही है। तो प्रस्तुत कविता में बच्चों कवि के द्वारा फागुन मास की और बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है, क्योंकि उसमें प्रकृति अपने यौवन रूप को धारण कर लेती है और यौवन रूप धारण करने के उपरांत उसमें प्रकृति का प्रत्येक उपादान अपनी सुंदरता बिखेर रहा होता है, जो कवि को उस अपनी ओर बाध्य कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसी आकर्षण का कवि ने इस कविता के माध्यम से अपने भावों को प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ आपको कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा और आप इसका भावार्थ स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे।